नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला राइफल क्लब में जिलाधिकारी ने प्रिंटर्स व पब्लिशर्स संघ की बैठक। बीएचओ-एमएस के इस्तीफे की मांग को लेकर नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी रहा जारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों व सेवादारों हेतु बढ़ती ठंड को देखते हुए पीएम ने भेजे जूट से बने जूते। और अब खबरें विस्तार से। जिला राइफल क्लब में जिलाधिकारी ने प्रिंटर्स व पब्लिशर संघ बैठक की। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2022 से संबंधित बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब के सभागार में प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के संग की गई। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए प्रचार सामग्री प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के द्वारा छपवाई जाती है। चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के लिए भी कुछ नियमों को लागू किया गया है, जिसका अनुपालन उन्हें करना होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि जो भी प्रचार सामग्री प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के द्वारा छापी जाएगी, उसका विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर भरकर प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिकेशन पर चुनाव की धारा 127A लागू होती है, जिसके अंतर्गत वे कार्य करेंगे। आज यहाँ पे बैठक प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की, मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की और मीडिया की आपकी सबकी की गई है। उन सबको यही जानकारी दी गई है कि कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी चीज बुक की जाती है तो उसकी जानकारी देने की ड्यूटी उस कंपनी की, उस व्यक्ति की या उस न्यूज हैंडलर की है जिसने ये बुकिंग ली है और जिसने उसके अगेंस्ट भुगतान लिया है। केवल उसकी जानकारी हमें देनी होती है कि हमने ये बुकिंग किसी भी कैंडिडेट या राजनीतिक दल से प्राप्त की है, इस पे इतना भुगतान प्राप्त हुआ है। उसका फॉर्मेट हमने जारी किया है। उसमें दो फॉर्मेट है, एक तो जो कैंडिडेट बुक कराता है उसका डिक्लेरेशन है और दूसरा हमें क्या सूचना देनी है नाम पता लिख के, वो एक छोटा सा प्रोफॉर्मा। ये दोनों प्रोफॉर्मा हमने जारी किए हैं। इलेक्शन ऑफिस में विकास भवन में 107 नंबर कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे ये काम किया जाता है। हमारी एक टीम पूरी मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी की बनी हुई है। अगर प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं तो उनको अप्रूव कराने का काम भी वहां से किया जाएगा और अगर प्री रिकॉर्डेड नहीं है और इसके अलावा केवल प्रिंटेड एड है या अन्य प्रकार के कोई भी प्रकार की उनकी प्रचार सामग्री है तो वो सीधे टेलीकास्ट कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में हमें उसकी जानकारी जरूर दे दें कि किसने बुकिंग कराई थी और कैसे बुकिंग कराई थी, ताकि यूनिफॉर्मली उसका खर्चा बुक हो सके। किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करने से या किसी प्रकार का कैंपेन करने से रोक नहीं है। किसी प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। केवल इतना ही है कि उसके खर्चे की जानकारी हो जाए ताकि सबको यूनिफॉर्मली पता रहे और उसकी व्यवस्था की जानकारी हमने दी है। अभी इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक जो रोक लगाई है वो लगातार 15 जनवरी तक लागू रहेगी। आगे क्या क्या निर्देश आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कोविड के अनुसार उसको पालन भी करेंगे। लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कोई भी करता है तो उसका इंकरेजमेंट होना चाहिए। केवल उसका एक छोटा सा प्रोफॉर्मा है वो भर के देते जाए ताकि उसका जो भी न्यूनतम एक्सपेंडिचर हो। वाराणसी में क्योंकि निर्वाचन 7 मार्च को है और नॉमिनेशन 10 फरवरी को शुरू होंगे, तो अभी पूरा 1 महीना है जब अभी भी लोग नए वोटर बन सकते हैं। वाराणसी की वोटर लिस्ट में 30,29,000 वोटर हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वोटर लिस्ट का रिवीजन अभी पूरे 1 महीने और चलेगा। किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो फिजिकल फॉर्म 6 भर दे चाहे ऑनलाइन फॉर्म भर दे, वो अभी भी वोटर बन सकते हैं। मेरी पब्लिक से अपील है कि अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें। हमारे बीएलओज घर घर जाके ये जानकारी दे रहे हैं। किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में ना हो तो वो अभी भी फॉर्म भर के नए वोटर बन सकते हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने अपील की है कि वे भी वोटर पर्ची भर के घर घर पहुंचाएं, जैसे पहले 10 साल 15 साल पहले पहुंचाया करते थे, और उसके माध्यम से उनको जानकारी मिले कि कोई वोटर नहीं बना है तो उनको वोटर बनवाएं, ताकि इलेक्शन के दिन किसी की शिकायत ना हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट। विकास कार्यों को लेके, किसी की भी अचीवमेंट को लेके, चाहे वर्तमान प्रतिनिधि हो चाहे पूर्व प्रतिनिधि हो, उनके विचार पूछने पे कोई रोक नहीं है।
किसी भी मीडिया हाउस को कोई भी प्रोग्राम किसी का करना हो, इंटरव्यू करना हो, डिबेट करवानी हो, अगर वो ओपनली कर रहे हैं या किसी हॉल को बुक कर रहे हैं तो परमिशन लेके कर लें, अगर घर में जाके कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। किसी प्रकार से इसमें कोई रोक टोक नहीं है। केवल पेड न्यूज की तरह अगर वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए तो उसको प्रचारित करने पर रोक है। ये काम 10 फरवरी के बाद शुरू होगा। 10 फरवरी तक आप किसी का भी ओपिनियन लेना चाहें तब तक ओपिनियन ले सकते हैं। सबसे पहले तो टारगेटेड हम लोग एक्टिविटी हम करेंगे, जहां पे पोलिंग परसेंटेज कम रहा है उन लोगों को जाके टोकना शुरू करेंगे, क्योंकि सामान्य अपील पे लगभग पोलिंग परसेंटेज बढ़नी मुश्किल होती है। इसलिए हर विधानसभा के न्यूनतम 100 बूथ हमने छांटे हैं। उनके मोहल्लों में जाके स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि भैया आपके मोहल्ले का नाम खराब हो रहा है, वहां पोलिंग परसेंटेज बहुत कम है, इसको बढ़ाना है। दूसरा स्ट्रेटेजी ये है कि समाज के सारे लोगों को जोड़ना है। हम लोगों ने 5 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं पूरे शहर में। हम उसको बढ़ा के 50 तक करना चाहते हैं। जो भी प्रतिष्ठित नागरिक हैं उनका अपील हो, उनके माध्यम से संदेश प्रचारित किए जाए। और तीसरा, इसमें एक पॉजिटिव सकारात्मक सोशल प्रेशर डेवलप किया जाए कि चाहे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे सामाजिक ग्रुप हो, चाहे प्रोफेशनल ग्रुप हो, एक दूसरे पर दबाव डालें कि वो वोट डालें और अपनी उंगली पे लगा हुआ निशान उस दिन प्रचारित करें कि मैं वोट डाल आया। ये दोनों तीनों स्ट्रेटेजी हम आपके माध्यम से और आपके सहयोग से लागू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 70% से ज्यादा वाराणसी में पोलिंग। पोस्टल बैलेट के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने पहली बार दिव्यांग वोटर्स को, 80 से ऊपर के उम्र के लोगों को और जो कोविड से प्रभावित लोगों को वोटिंग का ऑप्शन दिया है, उसकी सारी तैयारियां हम उसी तरह करवा रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं। इन सब की वोटर लिस्ट हम लोग 1-2 दिन में इकट्ठी करके इनके ऑप्शन लेने का काम शुरू करेंगे। कोविड के जो लोग प्रभावित होंगे वो मिड फरवरी में हम डिसाइड करेंगे, लेकिन बाकी दोनों कैटेगरीज के ऑप्शन लेने का काम 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। जितने भी लोग इसमें ऑप्शन देंगे कि उनकी घर से वोटिंग करवानी है, उनकी वोटिंग हम फरवरी के लास्ट हफ्ते में करवाएंगे। उनके लिए जितनी भी टीमों का गठन करना है वो रफली हमने उतने कर्मचारी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन लोगों की अलग से ट्रेनिंग करानी, पोस्टल बैलेट छपवाने और उनको घर घर भेजने की व्यवस्था करनी, साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना। इन सब की व्यवस्था हम लोग एक टेंटेटिव संख्या मानते हुए ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ही संख्याएं फाइनल होंगी, जैसे बूथ और टीम्स की संख्या फाइनल होगी, उनको उस हिसाब से फील्ड में उतारा भी जाएगा, क्योंकि हमारा लास्ट फेज में इलेक्शन है, 7th फेज में है। बाकी फेजेज में ये व्यवस्था पहले लागू हो चुकी होगी, उससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें किस तरह ये बेस्ट व्यवस्था पॉसिबल लागू करनी है। हमारी कोशिश ये होगी कि घरों पे जाके पूरी सुविधा के साथ लोगों की वोटिंग कराई जाए, ताकि उन्हें बूथ पे आके किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। विधानसभा के सामान्य निर्वाचन को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आचार संहिता लागू हुई है, उसके अंतर्गत अधिकतर लोगों पे ये गाइडलाइन लागू हो गई है। सबसे पहले तो राजनीतिक दल हैं या प्रोस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स हैं, इसके बाद जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी विभाग हैं, और इसके अलावा जो भी इलेक्शन मशीनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, चाहे अन्य प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स हों, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, मीडिया है या प्रिंटर पब्लिशर हैं, इन सब के ऊपर गाइडलाइन लागू हो गई हैं। उन्हीं गाइडलाइंस को बताने का कार्य आज अलग अलग बैठकें करके उनको क्लियर किया जा रहा है। जो फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड है वो भी दिए जा रहे हैं। इनको लागू कराने का कार्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो टीम्स बनाई जाती हैं उसके माध्यम से चालू भी हो गया है। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम, हमारे स्टैटिक सर्विलांस टीम ये सारी कार्य करनी प्रारंभ कर चुकी हैं। इसी के साथ राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने का कार्य जो 72 घंटे में करना होता है, उसको हर विधानसभा की 5 टीमें बना के 40 टीमों के माध्यम से 8 तारीख को ही चालू करा दिया गया था। 48 घंटे आज हो जाएंगे, लगभग सारी प्रचार सामग्री आज हट जाएंगी। जो भी बची है वो कल तक हटाई जानी है, वो कार्य भी चालू हो गया है। और इसी के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे पोलिंग स्टेशंस के हैं, ईवीएम के हैं, वोटर लिस्ट के हैं, ये सारे कार्य भी चालू कर दिए गए हैं। कुल मिला के सारी तैयारियां वाराणसी में प्रारंभ कर दी गई हैं। हमारे यहाँ 3361 कुल पोलिंग स्टेशन हैं, तो 3361 ईवीएम लगेंगी, लेकिन 10% इसका रिजर्व भी रखा जाता है, तो लगभग 350 के आसपास रिजर्व ईवीएम भी रहेंगी। और बैलेट यूनिट डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में। 16 कैंडिडेट्स पे एक बैलेट यूनिट लगती है, तो सीयू तो हमारी लगभग लगेंगी 4000। इसके अलावा बीयू जो होंगी वो कैंडिडेट्स पे निर्भर करेगी। वीवीपैट की संख्या कंट्रोल यूनिट के बराबर ही होती है, तो वो भी लगभग 4000 होंगे। पोलिंग के कर्मचारी जो है लगभग 18000 ऐसे हैं जो सीधे पोलिंग पार्टीज के लोग होंगे। इसी तरह 9-10 हज़ार लोग होते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज के रूप में शामिल रहते हैं। इसी तरह जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स या अन्य प्रकार के लोग मिलाने तो 1000 करीब वो भी होते हैं। तो कुल मिला के 40,000 के आसपास रफली संख्या बनती है जो इलेक्शन के दिन डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराने में लोग इन्वॉल्व होते हैं। सारी मशीनरी की व्यवस्था है, ट्रेनिंग की सारी व्यवस्थाएं डिक्लेयर कर दी गई हैं, सारा डाटा कलेक्ट कर लिया गया है
और अब जैसे जैसे समय अवधि उनकी आएगी उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग करा के इलेक्शन के कार्य में लगाया जाएगा। बीएचयू नर्सिंग स्टाफ द्वारा अस्पताल के एमएस के इस्तीफे की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी के इमरजेंसी के बाहर तीसरे दिन भी नर्सिंग स्टाफ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। नर्सिंग स्टाफ द्वारा इमरजेंसी सेवा को ठप करने की बात को स्थगित कर दिया गया है, परंतु अभी भी वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। नर्सिंग स्टाफ द्वारा अभी भी बीएचयू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर नर्सिंग स्टाफ पिछले 3 दिनों से धरनारत है। धरने के तीसरे दिन नर्सिंग स्टाफ एकजुट होकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बाबत एमएस डॉक्टर के गुप्ता ने कहा कि जांच कमेटी बैठ गई है और ये सामने आ जाएगा कि सत्य क्या है और किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये नर्सेज एक अकेले आदमी के साथ वो नहीं हुआ है, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आज यदि एक आदमी तानाशाह कैसे बन गया, इस हॉस्पिटल में एक कुशल नेतृत्व की जरूरत थी, वो तानाशाह में बदल गया। वो गेटों में लाद देता है, महिलाएं कपड़ा चेंज करते हैं उस टाइम लाद देता है, आप रोटी खाने नहीं देता है, लाल बिल्ले वाली दीदियां बोलता है। अरे भैया, इज्जत है सबकी। एक छोटा सा सफाई कर्मचारी होता है ना, उसकी भी एक इज्जत होती है भैया। कर्मचारी का मतलब हॉस्पिटल के लिए कर्मचारी होता है, कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हो सकता है उसके पैसे ज़्यादा मिल रहे हो, उसको इज्जत और शोहरत ज़्यादा मिल रही हो, कार्य सबके अलग अलग है, सबको अपना अपना कार्य करना होता है। मेन चीज़ है हर आदमी अपने कार्य में प्रतिबद्ध है, सारे लोग अपना कार्य करते हैं। छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं, अगर मिस्टेक एक बार हुई हो तो हम इसको भूल जाएं। रोज वही मिस्टेक, वही गाली गलौज, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी बातें हमारे आगे आती है। मतलब हम क्या करें, ये ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में एक आदमी नहीं चाहता यहाँ बैठना, पर करें क्या? इतने हताहत हो गए, 3 साल से हम सुन रहे हैं इन चीज़ों को, क्या करें हम लोग? आज तीसरा दिन है। आज हमसे शांतिपूर्वक बीएचयू प्रशासन ने बात करने की कोशिश की है। हमारी भी यही है कि हम भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं, हमारा दिल दुख रहा है। पर हमारी मांग है, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई, ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो बताइए फिर ये लोग कैसे कार्य कर पाएंगे? ये मेंटली डिप्रेस हो जाएंगे। अरे एक मेरे सहकर्मी है अरविंद शेरावत, आप बताइए, उसको गर्दन पकड़कर ऐसे हिला के ऐसे बात करते हैं क्या? हाथापाई करते हैं क्या? एडमिनिस्ट्रेटर है ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ होती है बातें? उसमें होता है कुशल नेतृत्व, प्यार से बोलना, प्यार से काम करवा लेना। अरे भैया, प्यार से पूछोगे ना तो सारे कार्य हो जाते हैं। अगर कार्य नहीं होता है ना व्यक्ति का, वो भी कर देता उस कार्य को। पर आपने कर क्या दिया? आपने ना तानाशाह बन गए आप। इस तानाशाही को छोड़िए गुप्ता जी, इस तानाशाही को छोड़ दीजिए। अब आपका समय जा रहा है, आप उम्र हो रही है, बहुत हो चुका है तानाशाही। अब तक महिलाओं ने सुनी है, अब उनके साथ पूरा देश का पूरा नर्सेज खड़ा है, देश के लोग खड़े हैं, देश का मरीज खड़ा है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं ये मांगे जिन्होंने वो गलत मांगे नहीं उठा रहे। मेरा ये कहना है कि जब जांच कमेटी बैठ गई है तो वो सत्य जो है अपना निकालेगी, दूध का दूध पानी का पानी, कि क्या वास्तविक घटना थी, क्या गुमराह लोगों ने किया और किस तरीके की साजिश यहाँ पर रची जा रही है। मैं फिर भी अपने पूर्वांचल की जनता के लिए, अपने अस्पताल में विभिन्न देश के विभिन्न भागों से आने वाले मरीजों के लिए और कोविड की जो पैंडेमिक चल रही है उससे संबंधित मरीज के आने के लिए सभी नर्सिंग ऑफिसर से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने कार्यों पर वापस लौटें और अपना कार्य संपादित करें, जिससे कि हम लोग अपने मानव की सेवा कर सकें, जो कि नितांत आवश्यक है और इसी की हमारी शपथ है और इस शपथ को हमें अनुपालन करना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने गाइडलाइन जारी की। वाराणसी में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन 300 से अधिक हो रही है। साथ ही जनपद में कोरोना से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गई है। डीएम ने बताया कि शासनादेश में दिए गए प्रतिबंधों के अलावा भी अलग से कुछ प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, ताकि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। जनपद में कक्षा 10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के या जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके
चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति के बिना निकलना प्रतिबंधित किया जाता है। रात्रिकालीन कर्फ्यू 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। बिना किसी आकस्मिक कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 10 के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों को विद्यार्थियों हेतु 16 जनवरी तक बंद किया गया है। जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि अपने धार्मिक स्थलों में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समय सारिणी जारी करें, ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें। ओमिक्रॉन का खतरा जो बढ़ा है, उस पर प्रदेश की गाइडलाइन थी कि 1000 से ज़्यादा यदि एक्टिव केस किसी जनपद में होते हैं तो उनमें रेस्ट्रिक्शन थोड़े स्ट्रिक्टली लागू किए जाएं और थोड़े लोकल प्रतिबंध भी लगाए जाएं। उसी के अंतर्गत आज से कुछ प्रतिबंध वाराणसी में लोकल लगाए गए हैं, क्योंकि प्रतिदिन केस हमारे लगभग 370 से 390 के बीच में आ रहे हैं और एक्टिव केसेस 1600 से ज़्यादा हो गए हैं। उनको रोकने के लिए और ऐसे लोगों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिनके अनावश्यक आवश्यकता नहीं है घर से बाहर, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। उनमें विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो बिना किसी इमरजेंसी के घर के बाहर ना निकले उनको एडवाइस किया गया है। बहुत अत्यंत आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो बाहर ना निकलें, संक्रमण से बचें। साथ ही ऐसी जगह जहां पे लोग आवश्यक कार्य से नहीं जाते हैं, जैसे 4 बजे के बाद विभिन्न प्रकार के पार्क हैं, खेल के स्टेडियम हैं, जो हमारे घाट हैं, गंगा के पार का एरिया है, उन जगहों पे किसी आवश्यक कार्य से जाना नहीं होता लोगों का 4 बजे के बाद, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। मॉर्निंग वॉक जो करते हैं, सीरियस जो हेल्थ अवेयरनेस के लोग हैं, उनके लिए जाना स्वतंत्र है, लेकिन शाम को ये पाबंदियां लगाई गई हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की दुकानें, मार्केट, ऑफिसेज, उनमें कोविड हेल्प डेस्क बना के मास्क की प्रतिबंधिता लागू करने पर फोकस किया गया है। जो वायलेट करेगा 1 हफ्ते ऑब्जर्व करने के बाद उन पर कार्रवाई करने की इसमें निर्देश दिए गए हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में 4 सवारियां बैठे हैं, सभी मास्क लगा के बैठे हैं, ज़्यादा लोग ना हो, इनके बारे में मैसेजिंग की गई है और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए, इसके ऊपर फोकस किया गया है। जो यात्री बाहर से आ रहे हैं डीएल साहब, वो रात में अपने टेम्पो पर से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? रात्रि में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू में बहुत पहले से स्टेट की गाइडलाइन है कि यात्रियों को परेशान नहीं किया जाता है। जो मिनिमम पॉसिबल रात को ट्रेन्स आती हैं, बसेज आती हैं, फ्लाइट आती हैं, उनके यात्री भी आए, उनकी टैक्सी भी चले, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि प्रतिबंध जो लगाए भी गए हैं उसमें इमरजेंसी आकस्मिकता का प्रावधान बाकायदा किया गया है। तो चाहे 10वीं क्लास से नीचे के बच्चे हों, चाहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हों या यात्री हों, उन सबको प्रतिबंध से छूट है। जो बाहर के यात्री आते हैं उनके लिए रेलवे को बस स्टैंड्स पे और एयरपोर्ट पे आज एक विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं कि लाइन लगा के उनकी एंट्री एग्जिट सुनिश्चित करवाएं, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क खोलें, कुर्सियाँ दूर दूर लगा के उनको अच्छे से बिठवाएं, भीड़ भाड़ ना हो, जो टिकट काउंटर हैं उन पे भी दूरी मेंटेन रखें। ये निर्देश आज शामिल किए गए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों व सेवादारों हेतु बढ़ती ठंड को देखते हुए पीएम ने जूट से बने जूते भेजे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ठंड में संगमरमर पर नंगे पांव ड्यूटी करने वाले सेवादारों और सुरक्षा के लिए तैनात जवानों के लिए पीएम मोदी ने जूट से बने जूते भेजे हैं। 100 जोड़ी जूतों का अफसरों ने मंदिर परिसर में पहुंचकर वितरण किया। मंदिर परिसर में संगमरमर पर नंगे पांव खड़े होकर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों, सेवादारों और सुरक्षा में तैनात जवानों की परेशानी को पीएम मोदी ने संज्ञान में लिया और उनके लिए जूट से बने जूते मंदिर प्रशासन को भेजे हैं। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने अपने हाथों से तकरीबन 100 जोड़ी जूट के जूतों को बांटा। दोनों अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी के खड़ाओं को पहनकर ड्यूटी करना सभी के बस की बात नहीं है। इसी परेशानी को देखते हुए पीएम ने जूट के जूते कर्मचारियों के लिए भिजवाए हैं। मंडलायुक्त ने बताया कि मंदिर परिसर में लेदर और रबड़ से निर्मित जूता चप्पल प्रतिबंधित है। ऐसे में भीषण ठंड में 8 घंटे ड्यूटी करने में सुरक्षा कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भेजा गया जूट का जूता पुलिस, सीआरपीएफ के जवानों के अलावा पुजारियों, सेवादारों और सफाई कर्मियों को भी दिया गया है। ओबीसी आरक्षण हॉस्टल सुविधाओं में लागू किए जाने की मांग को लेकर बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया।
काशीहिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने 27% ओबीसी आरक्षण हॉस्टल की सुविधाओं में लागू किए जाने की मांग की। छात्रों का कहना था कि उन्होंने इस बाबत कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है, लेकिन लिखित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि हम छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं इस बाबत संबंधित अधिकारी ने बताया कि छात्रों की मांग पहले ही मान ली गई है, लेकिन छात्र लिखित संस्तुति मांग रहे हैं। देखिए, ये जो बच्चे बैठे हैं वो हॉस्टल्स में ओबीसी रिजर्वेशन मांग रहे हैं और इनके इस मुद्दे पर ऑलरेडी विश्वविद्यालय ने एक कमेटी बैठा दी थी जो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए थी और उस कमेटी ने अपना काम कर दिया है और अपनी उसने संस्तुति दे दी है और इनकी मांग ऑलरेडी मान ली गई है। इन बच्चों को ये बात बता भी दिया गया है। अब वो रिटर्न में चाहते हैं, रिटर्न में कमेटी की संस्तुति जब आएगी कमेटी ने अपनी संस्तुति कर दी है। अब बच्चों की मांग पूरी हो गई है जो वह है, लेकिन उसके बाद बच्चे भटक रहे हैं, कभी लाइब्रेरी का मुद्दा उठा देते हैं, कभी दूसरा मुद्दा उठा देते हैं। चूँकि इन लोगों को करना है ये सब चीज़ें अभी इस चीज़ से अपनी ओर से कर रहे हैं, लेकिन इनकी सही में जो मांग थी उसको पूरा मान लिया गया है। उसके बावजूद भी अगर बच्चे थोड़ा सा अपना मन हल्का करना चाहते हैं भाषण दे के तो वो कर रहे हैं। तो सर अभी बच्चों से क्या बातें हुई? बच्चों से क्या हमने यही सकारात्मक बताया कि हिस्सा भाई ले रहा है? आपकी बेसिक मांग क्या है। उन्होंने बताया कि आरक्षण का मुद्दा है हॉस्टलों में और हॉस्टलों का जो मुद्दा है ऑलरेडी उसके ऊपर कमेटी ने अपनी संस्तुति दे दी है। ये बात बच्चों को बता दी गई। किस तरह का धरना प्रदर्शन कर और क्या है? जिस प्रकार से लगातार पिछले 10 वर्षों से लगभग 50 एप्लीकेशन हॉस्टल वार्डन से लेकर हॉस्टल कोऑर्डिनेटर से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम सारे आला अधिकारियों तक लिखे जा चुके हैं। जो संवैधानिक अधिकार है हमारा 27% आरक्षण, उसको हॉस्टल की सुविधा में लागू करवाना है, लेकिन आज तक किसी ने भी उस पर कोई पारित नहीं किया, बल्कि छात्रों को इधर उधर से घुमाया है। तो आज सभी वंचित तबके के छात्र से लेकर तमाम सारे जो संविधान पसंद जो छात्र हैं वो सेंट्रल ऑफिस पे एकजुट होकर विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछने आए हैं कि क्या ये आरक्षण कब तक आप लागू करेंगे या फिर आप सीधे घुमाते रहेंगे। अभी सर से बात हुई है, सर बोले हैं कि आरक्षण लागू कर दिया गया है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और सारी बातें बच्चों को मान ली गई देखिए, है। असल बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ही छात्रों को गुमराह करता आया है। अगर ये लागू कर दिया गया है तो आखिर इतने दिन क्यों लग गए हैं? और अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग जो कह रहे हैं कि गुमराह किया गया है वो बताए कि उनका सर्कुलर कहाँ है। क्या रिटर्न कोई एविडेंस है उनके पास बातचीत करने के लिए, या फिर सिर्फ अपनी बातों में कहने आते हैं? अगर बातों में कहने आते हैं तो कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं तमाम सारे दूसरे मसले पे, जिसका अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया है। तो हम कैसे बात करें उनकी, कैसे भरोसा कर लें? घाटों पर शाम 4 बजे के बाद जाने पर प्रतिबंध की सूचना किसी सक्षम अधिकारी के जरिए नाविकों को न मिलने से वे दुविधा में हैं। घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाने की प्रतिक्रिया जारी होने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने पर गंगा घाटों पर जीवन यापन करने वाले अभी दुविधा में हैं। लगातार खबरें लोगों को मिल रही हैं कि 4 बजे के बाद गंगा घाटों पर कोई नहीं जा सकता है। इस बात की सूचना अभी तक किसी नाव चालकों या अन्य लोगों के पास सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं मिली है। नाविक समाज के नेता शंभू मांझी ने कहा कि अभी हम लोग कोरोना काल से उबरे ही थे कि फिर से इस बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि शासन का जो भी आदेश आएगा उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए लोगों को गंगा किनारे जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, कोरोना जो लगातार बढ़ रहा है और कोरोना काल जो लगातार बढ़ने की वजह से जो केसेस मिल रहे हैं, तो जो हमारे घाट पर जो गंगा आरती होती है, नाव संचालन करते हैं हम लोग, तो कैसे कैसे हम लोग रोजगार पटरी पे आई थी, मगर दोबारा कोरोना काल लग जाने की वजह से एक बार रोजी रोटी पे हम लोग बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो कल हम लोग देखे थे, न्यूज़ पढ़े थे कि जो हमारे जिलाधिकारी महोदय बनास के हैं वो एक गाइडलाइन जारी किए थे। ऐसा जो नियम का पालन करेगा तो हम भी अपने समाज की तरफ से हम भी अपने समाज को सूचित करेंगे, हम भी नियम पालन करेंगे। किस तरह से नियम का पालन करेंगे? लगातार नाव पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़ रहे हैं गंगा घाटों पर भी, तो इसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए, अगर नाव की बात तो हम नाविक समाज के नेता हैं, अपने हम समाज के बारे में सोचेंगे। अपने समाज को लगातार हम सूचित करते रहेंगे कि मास्क और दूरी बना के बैठें। गंगा घाट पर जो ये चल रहा है तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग मास्क? देखिए, अभी भरपूर तरीके से भी जानकारी नहीं मिला हुआ है, मगर खाली एक न्यूज़ के माध्यम से हम लोग पढ़े हैं और जब पुलिस यहाँ पे भी अभी कोई अनाउंस भी नहीं की है। और लगातार जब पुलिस लगातार अनाउंस भी करती रहती है, कोई भी अगर नया कोई आदेश होता है तो जब पुलिस भी कोई अनाउंस नहीं की है तो भी हम लोग श्योर नहीं इस चीज़ को है, मगर हम लोग न्यूज़ पढ़े हैं तो उससे हम लोग श्योर हो गए हैं। बाकी आगे क्या हो देखते हैं। अभी मतलब ये सारी बातें दुविधा में हैं। सारे बड़े दुविधा पे हैं। जिलाधिकारी महोदय का जो एक कोई नया आदेश आया था तो मैंने न्यूज़ के माध्यम से उसको पढ़ा।
नगर निगम व प्रवर्तन दल द्वारा दशाश्वमेध सहित अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। नगर निगम व प्रवर्तन दल के अधिकारियों के नेतृत्व में शासन के आदेश पर सड़कों पर होने वाले अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमणकारियों के सामान जब्त किए गए। अभियान दशाश्वमेध, गुदौलिया, बास फाटक, बुलानाला, मैदागिन इत्यादि क्षेत्रों में चलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि चेतावनी दी जा रही है, यदि अतिक्रमणकारी अभी भी नहीं माने तो चालान काटे जाएंगे। मऊ के नवागढ़ डीएम ने कार्यभार संभाला और प्रदेश में लागू आचार संहिता का पालन कराए जाने के संदर्भ में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में नवागढ़ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने चार्ज लेते ही मीडिया से वार्ता कर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बारे में विस्तृत रूप से बताया। साथ ही जिलाधिकारी अरुण कुमार ने मीडिया के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों सहित जनपद के लोगों को अल्टीमेटम दिया कि जनपद में शांतिप्रिय ढंग से आगामी विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। उपद्रवी तत्वों पर सख्ती बरतते हुए जनपद की शांति व्यवस्था काबू में रखी जाएगी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कल से ही जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। किसी भी सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ नहीं लगाना है। साथ ही किसी भी वाहन पर राजनीतिक दल का झंडा नहीं लगा होना चाहिए। झंडा लगा हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कल से जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो हमारे आगामी विधानसभा इलेक्शन है उसकी अधिसूचना जारी की गई है। इसी क्रम में जनपद स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें हमारी इलेक्शन संबंधी जितनी भी हमारी तैयारियां हैं या हम किस प्रकार से आगे काम करने जा रहे हैं उसके संबंध में विस्तार बताया गया है। एक प्रेस रिलीज भी हम लोग जारी कर रहे हैं और कल से ही जैसे ही अधिसूचना जारी हुई है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट सारे एसडीएम फील्ड में है और लगातार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हुआ है उसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूर्ति से पालन होगा। कल से ही जैसे मैंने बताया कि जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है तत्काल हमारी टीम एक्टिवेट हो गई है और कोई शरारती तत्व है या कोई हमारा इस तरह का एलिमेंट है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को या अफेक्ट कर सकता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सारे पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट इत्यादि को इस प्रकार के निर्देश दे दिए गए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल अध्यक्ष के काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल अध्यक्ष चित्रांश राजीव रंजन प्रसाद के प्रथम वाराणसी आगमन पर विशेषरगंज स्थित एक होटल में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में विभिन्न संगठनों के सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्लोबल अध्यक्ष ने मीडिया एवं अपने सहयोगियों से बातचीत करते हुए कहा कि कायस्थ समाज के साथ जो भी है हम उनके साथ हैं और समाज 100% अपना मतदान करेगा। स्वागत में शशिकांत श्रीवास्तव, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण वर्मा, मनोज श्रीवास्तव, अखिल आनंद, अभिषेक निगम इत्यादि लोग उपस्थित रहे। काशी में आए 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। उत्तर प्रदेश और विशेषकर वाराणसी के मतदाताओं ने पहले भी काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय किए हैं। मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ये हम लोग अपील करना चाहेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, राजनीतिक दलों को वैसे समूहों की भी परवाह करनी चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी, देश के नवनिर्माण और 5000 के हिंदुस्तान, 5000 वर्षों के हिंदुस्तान में अपनी जो आहुतियाँ और कुर्बानियाँ दी हैं उनका स्मरण भी किया जाना चाहिए। और मैं जो कह रहा हूँ ये लगातार हम लोगों की मांग पूर्व में भी रही है कि उत्तर प्रदेश की शहरी सीटों पर कायस्थों की भागीदारी को बेहतर करने की दिशा में राजनीतिक दलों को प्रभावी पहल करनी चाहिए। कौन सी राजनीतिक दल है जो कायस्थ समाज को आगे ले जाना चाहती है? अभी तक तो कोई ऐसा दल दिखाई दिया? देखिए, हमारा जो सवाल है ये न पक्ष न प्रतिपक्ष, जहाँ ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का सवाल आएगा तो हम न किसी के साथ हैं न किसी के खिलाफ हैं। जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। तो जो हमारी वेदना है, जो हमारी पीड़ा है, उसको इस सिस्टम को पहचानना चाहिए और दुराव हमारा किसी से नहीं है और न हम किसी के खिलाफ हैं। तो निसंदेह आगे बढ़ कर के जिन सीटों पर हमारी प्रभावी हिस्सेदारी हो सकती है
उस दिशा में राजनीतिक दलों को पहल करनी चाहिए। कायस्थ समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उन्हें अपने पुरखों का स्मरण करना चाहिए। जो अविस्मरणीय योगदान है, जो आहुतियाँ हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर कायस्थों की भूमिका को अलग कर दें तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि फिर इस इतिहास को अधूरा हम मानेंगे। और आज अगर कहीं ना कहीं एक पहचान का संकट है, अस्तित्व संकट से हम जूझ रहे हैं, तो उससे समाज को उबारना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ महापुराण कथा का आयोजन बुलानाला स्थित श्री राम जानकी मंदिर में किया गया। 7 दिवसीय कथा के अंतर्गत चौथे दिन प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की लीला का वर्णन किया गया, जिसमें आचार्य महंत अवध किशोर दास के मुख से लोगों ने इस लीला का श्रवण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। भागवत का कथा चल रहा है, ये 7 दिन का। आज ये चौथा दिन है। श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। ये हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, समृद्धि के लिए कर रहे हैं, जो कि इतना जो विश्व आ रहा है उसके लिए कोई परेशानी दिक्कत ना हो, इसलिए भागवत कथा हो रहा है। डेयर टू हेल्प फाउंडेशन द्वारा 1 दिवसीय मेगा मेला लगाया गया। डेयर टू हेल्प फाउंडेशन द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट एवं अन्य सामाजिक कार्य हेतु चौकाघाट स्थित लॉन में 1 दिवसीय मेगा मेला का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगाए गए, साथ ही गेम्स व खान पान के स्टॉल भी लगाए गए। संस्था के फाउंडर प्रेसिडेंट कौशिक अग्रवाल ने कहा कि निसंदेह दिन प्रतिदिन की भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं समाज का स्तंभ हैं। महिलाओं के स्वावलंबन की कड़ी में यह मेला आयोजित किया गया है ताकि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा देश आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में अमित सेठ, योगेश वर्मा, कौस्तुभ अग्रवाल, शशांक सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हम लोग ने मेला का आयोजन किया हुआ है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए इसको आयोजित किया गया है। इससे घरेलू महिलाओं को शक्ति मिलेगी कि वो व्यापार करने में और भी ज़्यादा आगे बढ़ें और समाज में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास करें। अभी तो 1 दिन का मेला लगा है, आगे क्या करेंगे इन लोगों के? आज के मेले के रिस्पांस देखने के बाद अगर इसमें हम लोग को लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है महिलाओं की ओर से और सहयोग मिलता है, तो हम लोग इसको और भी ज़्यादा दिन का लगाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अलग अलग शहरों में भी लगाने का प्रयास करेंगे। कोविड को देखते हुए क्या क्या आपने यहाँ व्यवस्था की? हम लोग ने कोविड को देखते हुए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की हुई है। साथ में मास्क लगाने के लिए बोला गया है सबसे। साथ में हम लोग जो भी अंदर आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। ऐसे उसका कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। ये 1 दिन का मेला है, निःशुल्क मेला है, जिससे महिलाओं को बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, उनका जो घर से करती हैं उनको ये स्टेज दिया गया है कि वो आगे बढ़ सकें। तो क्या क्या है इस मेले में, किस तरह का लाभ? इस मेले में हैंडमेड है और मोदी केयर है, टपरवेयर है और गेम्स हैं, फूडिंग आइटम है और ज्वेलरी है, ये सब चीज़ें हैं। किस संस्था द्वारा ये मेला लगाया? डेयर टू हेल्प फाउंडेशन की तरफ से। आगे क्या योजना है आपकी फाउंडेशन? आगे ये योजना है कि ये समाज में लोगों तक पहुंचने का, जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का। जैसे डेयर टू हेल्प फाउंडेशन ने बहुत काम किया है इन सालों में। वो कोविड के टाइम में लोगों को गरीबों की मदद करना और सामान पहुंचाना, खाने का राशन वगैरह भी उन्होंने पहुंचाया है। आई कैंप लगवाया था, वैक्सीन का कैंप लगवाया था, बहुत सा काम उन्होंने किया है। कोविड को देखते हुए मैंने यहाँ पे बैग का स्टॉल लगाया है और यहाँ पे मेरे को पता चला कि स्टॉल लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैग का स्टॉल लगाया है। मैंने और भी जगह लगाया है, बहुत अच्छे रिस्पांस मिलते हैं यहाँ पे लगाने पे। और यहाँ पे लगाने से ये है कि लोगों को पता चलता है कि आप ये काम करते हैं और पब्लिसिटी होती है आपकी एक अच्छी जगह लगाने से। बीएचयू में होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर खुली परिचर्चा की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आगामी 12 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी पर खुली परिचर्चा का आयोजन होने जा रहा है। इस परिचर्चा में देश भर के शिक्षाविद, शैक्षणिक प्रशासकों, विभागाध्यक्ष, राज्य शिक्षा बोर्ड के अधिकारी सहित अन्य लोग शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय शिक्षक परिषद जो है
नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन फॉर टीचर एजुकेशन, इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक खुली परिचर्चा का आयोजन, नई शिक्षा नीति जिसके अंदर जो 2 प्रारूप हैं, जो 2 ड्राफ्ट हैं NPST और NNM के ऊपर, ये खुली परिचर्चा होगी जिसमें देश विदेश के जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी सलाहकार हैं, वो सभी लोग इसमें भाग लेंगे, दोनों मोड पे, फिजिकल मोड पे भी और ऑनलाइन मोड पे भी। और 2 सत्र इसमें हमने ऑर्गेनाइज करे हैं, जिसमें नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर पहला सत्र है, जिसके चेयरमैन जो है प्रोफेसर राठौर, जो वाइस चांसलर रहे हैं और अपने यहाँ के प्रोफेसर भी रहे हैं एजुकेशन फैकल्टी के, और वाइस चांसलर साउथ बिहार यूनिवर्सिटी के रहे हैं। वो पहले सत्र को जो है उसको चेयर करेंगे और उनके साथ स्कूल के प्रिंसिपल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स भी साथ रहेंगे। दूसरे सत्र में प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल जो साइंस फैकल्टी की साइंस इंस्टीट्यूट की डीन है, वो सत्र को चेयर करेंगे और उनके साथ भी जो है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद रहेंगे। इन 2 सत्रों पे दोनों ड्राफ्ट के ऊपर परिचर्चा के दौरान सभी जो शिक्षाविद हैं, चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों और यूनिवर्सिटी के हों, वो सभी शामिल रहेंगे। और यहाँ से जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, ये नई शिक्षा नीति को और उनके जो 2 ड्राफ्ट हैं नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल के, उसको एक फाइनल प्रारूप देने में मदद करेगा। मैम, कार्यक्रम का उद्घाटन कौन कर रहा है और कहाँ पे होगा यह कार्यक्रम? यह कार्यक्रम जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो महामना हॉल है, सेमिनार हॉल महामना, नया उसको नाम दे दिया गया है, वहाँ पर यह आयोजित होना है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। और जो हमारे नए वाइस चांसलर आए हैं प्रोफेसर सुधीर जैन जी, वो उसका उद्घाटन करेंगे और समापन में जो है हमारे रेक्टर प्रोफेसर VK शुक्ला सर रहेंगे। और कोशिश यही है कि जो चेयरमैन सारंगी जी और जो मेंबर सेक्रेटरी शेरपा मैडम, वो भी इस सत्र में, इन दोनों सत्रों में रहेंगे। अगर वो फिजिकली बाई चांस कोविड की सिचुएशन को देखते हुए नहीं आ पाए तो वो हाइब्रिड मोड में हमारे साथ रहेंगे पूरे समय। सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंकुर यादव के प्रथम काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के पद पर अंकुर यादव के मनोनयन होने के बाद उनके प्रथम काशी आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वाराणसी पहुंचे अंकुर यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में सपा की लहर है। वहीं उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पहुंचकर धरने पर बैठे छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद उन्होंने MLC आशुतोष सिन्हा से मुलाकात की। यहाँ कार्यक्रम ऐसा कि अखिलेश यादव जी ने हमें निर्देशित किया है सभी को अपने बूथ पर रहते हुए बूथ लेवल पर मेहनत करनी है और हर एक मतदाता तक पहुँचना है, हर एक घर तक पहुँचना है, उनसे अपील करनी है उन्हें जिस सरकार में गलत कार्य हुए हैं, अनैतिक कार्य हुए हैं, उसको सबको देखते हुए उन्हें जागरूक करना है। और विधानसभा में चुनाव वाराणसी में है, विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा कैसे भाई कैसे जीतेगी? हमारे कार्यकर्ता, हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक घर जाकर और उनसे अपील कर रहा है कि आप कार्यों को देखते हुए इस सरकार के और पिछली सरकार के कार्यों को उससे अवलोकन करके आप आगे का चुनाव देखिए। अभी अखिलेश यादव जी का एक बयान था कि IT सेल में भाजपा का काफी मजबूत है, उसकी मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है सपा कहीं कहीं पिछड़ रही है IT सेल के लिए? IT सेल से चुनाव नहीं होने, चुनाव जो होना है वो आदमी रोड पे जो मेहनत कर गया उससे। और आप अखिलेश जी की रैलियों को देख सकते हैं, उसको देखते हुए अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लोग जमीन पे अखिलेश जी को ज़्यादा चाहते हैं या यूपी में ढोंगी बाबा को। पंचक्रोशी मलिन बस्ती में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया गया। आशापुर पंचक्रोशी के पास मलिन बस्ती में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं एवं असहाय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनमें निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। इस शिविर में डॉक्टर OP यादव, डॉक्टर आशा यादव, डॉक्टर रूबी श्रीवास्तव इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। यहाँ कहाँ लगाए, अब तक कितनी मरीज देख चुके हैं अब तक? ये कैंप पंचकोशी में लगा हुआ है और तो बहुत ही आउट एरिया है जहाँ बहुत घनेरी बस्ती है, छोटे लोग हैं, जहाँ पर हम लोगों का यही सोच है कि जितने भी गरीब पेशेंट हैं उन लोगों को हम लोग अपने से हेल्प करें, दवाएं दें, फ्री जांच और फ्री दवा वगैरह हम लोगों ने किया है। और अब तक हम लोग 25-30 पेशेंट देख चुके हैं
25-30% मरीज में क्या क्या आपको देखने को मिला? पेशेंट में अधिकतर किसी को पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, और जैसे कि लेडीज़ों को अधिकतर लिकोरिया वाली दिक्कत होती है, तो लिकोरिया वाली पेशेंट हम लोगों ने अब तक बहुत ज़्यादा देखा। इन्फेक्शन वाली पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो वही हम लोग देख रहे हैं। बच्चे भी इसमें आए हैं जो पेट से परेशान है, पेट वाले हैं, पेट में दर्द हो रहा है, दिक्कत है, कमर से दर्द है। कोरोना बीमारी हमारे चलते एक डॉक्टर होकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कोविड के दौरान कि आ रहा है और अभी भी सब लोग मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं, तो सब लोगों को पहले ये कहना चाहेंगे मास्क पहनिए और दूरी बना के रखिए, ज़्यादा भीड़ वगैरह मत करिए। और यहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट मास्क वगैरह नहीं लगाए, तो उन लोगों को भी हम लोगों ने बताया कि नहीं, आप लोग मास्क लगाइए, सेफ्टी रखिए अपने आप को। काशी की बेटी मानसी प्रियदर्शनी ने मिस इंडिया इंटरनेशनल कोहिनूर का खिताब जीता। काशी की बेटी मानसी प्रियदर्शनी ने मिस इंडिया इंटरनेशनल कोहिनूर का खिताब जीता है। लखनऊ में आयोजित इस प्रतियोगिता में वाराणसी, प्रयागराज सहित पूर्वांचल व अन्य राज्यों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 3 राउंड की प्रतियोगिता के बाद कोरियोग्राफर श्वेतांग चतुर्वेदी ने मानसी प्रियदर्शनी को इस खिताब से नवाजा है। मैं मिस इंडिया इंटरनेशनल कोहिनूर की इस साल की विनर हूँ। फिलहाल तो मेरी पढ़ाई BA सेकेंड ईयर है इस साल, और मुझे मॉडलिंग फील्ड में आने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन चूंकि पिता का साया बचपन में ही हट चुका था, तो एक मन में हिचकिचाहट थी कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऊपर से मेरी पूरी फैमिली मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती है, तो जब इस बारे में मेरी मम्मी को पता चला तो फिर उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा इसमें मेरा सपोर्ट किया है, तब जाके मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि वहाँ पे जाने के बाद मैं कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था। इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स थे, मुझसे बहुत अच्छा कर रहे थे, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, सिखाया, बोला कि नहीं, कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, अपना 100% दो, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैंने दिया और आज मैं विनर बन के यहाँ पे लौटी हूँ। ये प्रोग्राम कहाँ हुआ था और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? ये प्रोग्राम लखनऊ में हुआ था। इसमें कई राज्य की लड़कियां आई थीं और करीबन 25-30 लड़कियों ने इसमें भाग लिया था, और इसे कोरियोग्राफ किया था श्वेतांग चतुर्वेदी ने और राखी रवीना ने, और इसमें 3 राउंड हुए थे। उसका अच्छे से रिहर्सल हुआ था, 5 दिन की ग्रूमिंग थी, और ये पूरा लखनऊ में हुआ था। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला राइफल क्लब में जिलाधिकारी ने प्रिंटर्स व पब्लिशर्स संघ की बैठक। BHO-MS के इस्तीफे की मांग को लेकर नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी रहा जारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों व सेवादारों हेतु बढ़ती ठंड को देखते हुए PM ने भेजे जूट से बने जूते। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।